हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू में आज जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको देखते हैं। आइए पहले न्यूज़ आइटम की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक एंड कॉमियम एडिटोरियल पेज नंबर 6 पर ये है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया की जो पिछले 10 साल में ग्रोथ पोजीशन रही है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। पूरा एडिटोरियल तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसे मैंने अंडरलाइन की है, वैसे आप चाहें तो पूरा ही पढ़ सकते हैं। इंडिया की अभी जो स्टेटस है वो है अबाउट $3.7 ट्रिलियन। इंडियन इकोनॉमी की जो वैल्यू है इस वक्त वो इतनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपके सिलेबस में है, जीएस पेपर 3 आप देखेंगे तो उसमें एक लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में आते रहते हैं। तो यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ली गई हैं कि ग्रोथ के क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या बाधाएं होती हैं ग्रोथ में। तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आंसर राइटिंग में ये मदद कर सकते हैं कंटेंट्स के रूप में। जैसे कि ग्रोथ में जो बाधाएं हैं उनमें से कुछ बाधाएं इस तरह हैं, जैसे टार्डी डिसीजन मेकिंग, मतलब स्लो डिसीजन मेकिंग या कहिए ठीक से डिसीजन नहीं लिया जाना। इल टारगेटेड सब्सिडी, आप जानते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अलग अलग क्षेत्र में, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर हो। तो कहा जा रहा है इल टारगेटेड सब्सिडी की सब्सिडी जो दिया जा रहा है वो इल टारगेटेड, सही टारगेट पे सब्सिडी नहीं दी जा रही। ये जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ना दे के किसी और क्षेत्र में दी जा रही है, या जो दी भी जा रही है वो ठीक नहीं है, सही क्षेत्र में भी दी जा रही है। तो जैसे कि एक आध सब्सिडी ऐसी होती है कि बिजली मुफ्त मिलेगी आपको, इन सब टाइप को इल टारगेटेड कहा जाता है कि इस तरह से तो नुकसान होगा बिजली कंपनियों को, और एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत है। अ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिया का जो आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखेंगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं। तो इंडिया में जो है वो लार्जली जो है इनफॉर्मल सेक्टर है, 90% से ज़्यादा इनफॉर्मल ही है। इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन, ये भी ग्रोथ का एक ग्रोथ में एक बाधा है। तो ग्रोथ पे जब ग्रोथ इशू पर जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अलग से आप इकोनॉमिक आपने मैंने आपसे कहा है कि आपको एक प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग नोटबुक रखनी चाहिए जहाँ जो ज़रूरत हो। तो मेंस के नोटबुक में आप इकोनॉमिक ग्रोथ टॉपिक में इश्यूज़ के रूप में ये चीज़ें लिख सकते हैं। और ये जो फैक्ट है ये आपकी इकोनॉमी के जो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं उसमें अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं कि इंडिया की करंट स्टेटस क्या है, वैल्यू क्या है, कंपैरिजन दो देशों के बीच दे दी जाए तो वहाँ ये आपकी मदद कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। दूसरा फ्रेंड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, माइग्रेशन जो है वो इकोनॉमी का एक पार्ट है। इकोनॉमी में इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें फीमेल माइग्रेशन के बारे में लिखा गया है, खासकर उनको ध्यान में रखते हुए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मेंस के आंसर राइटिंग में इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे पहला तो यही है कि देखिए, अभी जो इंटरनल माइग्रेशन है इंडिया में, जो इंटरनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं या स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इंटरनल माइग्रेशन जो अभी है वो इंडिया में करीब 27% है। बात करें थोड़ा सा फीमेल स्पेसिफिक, तो देखें जो फीमेल माइग्रेशन है उसमें पीएलएफएस डेटा ने बताया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा ने, कि उनके कारण क्या है फीमेल माइग्रेशन। जैसे लीडिंग रीज़न फॉर माइग्रेशन अमंग वुमेन इज़ मैरिज, 81% करीब फीमेल माइग्रेशन जो होता है वो मैरिज की वजह से। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेम्बर, मान लीजिए पापा हैं जॉब में, उनकी नौकरी कहीं और लग गई तो पूरा परिवार शिफ्ट हो गया।
तो उस वजह से फैमिली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से करीब इतनी परसेंट 2.42% फीमेल जो हैं वो माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। एंड माइग्रेशन फॉर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ 0.48%। एजुकेशन की वजह से करीब इतनी परसेंट 0.48% महिलाएं इधर उधर चली जाती हैं। इसके अलावा ये तो चलिए स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, कुछ और भी अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट शॉक्स एंड फूड इनसिक्योरिटी। मान लीजिए जहाँ पर हैं वहाँ पे कुछ उनको ठीक से खाना पीना नहीं हो पा रहा है, उनका वहाँ पे क्लाइमेट इशू कुछ आ गई हैं कि कोई दुर्घटना हो गया, मान लीजिए अर्थक्वेक भूकंप आ गया या फिर कोई वोल्केनो आ गया तो वो जगह बर्बाद हो गया, तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे भी रेयर रीजंस हो सकते हैं। According to the PLFS, approximately 3/4 of migrant women are unemployed. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि माइग्रेंट वोमेन जो होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो उसमें करीब 3/4 जो है 75% माइग्रेंट वोमेन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो एम्प्लॉयड नहीं हैं। Approximately 14% of migrant women are in self and wage employed jobs. करीब 14% जो माइग्रेंट वोमेन हैं, या तो वो सेल्फ कोई नौकरी जॉब कर रही हैं, सेल्फ अपना कोई काम ढूंढ उन्होंने खोल लिया, या फिर वेज एम्प्लॉयड कि उनको वेज दी जा रही है, मजदूरी दी जा रही है, वैसा कोई जॉब वो कर रही हैं डेली बेसिस पर। एंड अप्रॉक्सीमेटली 12% आर इन कैजुअल लेबर, और करीब 12% जो कैजुअल लेबर कर रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में कैजुअल लेबर थोड़े टाइम के लिए होता है। ये उनके बारे में दिया गया है। और भी कुछ बातें हैं। इन द PLFS डेटा 85% ऑफ द वुमेन हैव लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। PLFS डेटा बताती है कि जो महिलाएं हैं उनमें से 85% महिलाएं जो हैं उन्हें करीब उनका जो एजुकेशन है वो करीब 10 साल से कम का है। उन्होंने टोटल 10 साल से कम का एजुकेशन लिया है। ये माइग्रेंट वुमेन की बात हो रही है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, उनके बारे में। ओवरऑल आप ना देखें इसको। कुछ और भी बातें दी गई है कि मान लीजिए फीमेल माइग्रेशन को लेके पॉलिसी, जो फीमेल माइग्रेंट हैं एक जगह से दूसरे जगह चली जाती हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कहा गया है, पाया गया है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ खास नहीं करती, उन पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लैक ऑफ गुड डेटा ऑन फीमेल माइग्रेंट जो हैं उन पर ज़्यादा डेटा अच्छी नहीं है, अच्छी डेटा ऑफ कलेक्शन उनकी नहीं होती है। ट्रीटिंग माइग्रेंट मैन एंड वोमेन एज द सेम, गवर्नमेंट जो है, जो माइग्रेंट मैन है, पुरुष हैं, महिला हैं, उन दोनों को एक जैसा देखती है। अगर दोनों को आप एक जैसा देखेंगे तो कुछ फेवर कैसे देंगे। अब महिलाएं, अब एक तरफ यहाँ देखिए कि जैसे कही गई कि महिलाएं बाहर में जो हैं वो उनको उतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और तो यहाँ पे देखिए कि ये भी कहा गया कि 3/4 करीब 75% तो अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे में अगर आप दोनों को सेम देखेंगे तो दिक्कत तो होगी। पॉलिसी मेकिंग की बात करें, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है तो पुअरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नीड्स, मोटिवेशंस एंड कंडीशंस ऑफ फीमेल माइग्रेंट। उनको पता ही नहीं है कि फीमेल माइग्रेंट जो हैं उनकी ज़रूरत क्या है, क्या वो करना चाहती हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में उन्हें ठीक से जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी अच्छी नहीं हो पाएगी। जैसे एक एग्जांपल दिया है, पॉलिसी सच एज वन नेशन वन रेशन कार्ड, कि वो जो राशन रिलेटेड पॉलिसी है कि पूरे देश में एक राशन कार्ड चलेगा। ई श्रम पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक श्रम पोर्टल बनाया गया है कि काम मिलने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाइड कर पाते हैं। And affordable rental housing complexes are examples of this, as they are mainly targeted towards the male migrant population. ये सब जो पॉलिसी बनाई गई है, वन नेशन वन रेशन कार्ड, ई श्रम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, ये सब मेल माइग्रेंट जो हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो फीमेल पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये कुछ फीमेल माइग्रेशन को लेकर ये आर्टिकल है, उनके इश्यूज़ को लेकर क्या किया जाना चाहिए ये आप यहाँ से देख पाते हैं। तो इन्हें आप
इसे आप एक अलग वुमेन माइग्रेशन को लेकर, वुमेन इंटरनल माइग्रेशन एक टॉपिक को लेकर आप तैयार कर लेंगे अलग से। ये आपकी पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों में आपकी मदद करेगा मेंस के आंसर राइटिंग में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेट्रेयल ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ द महात्मा गांधी की इस साल जो है 75वीं, उनको मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी आप कह सकते हैं कि इस बार 75th है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में हिस्ट्री के अंतर्गत, हिस्ट्री पे मेंस में पर्सनालिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्सनालिटीज़ के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। तो हो सकता है इस बार महात्मा गांधी को लेकर वहाँ कोई क्वेश्चन आए कि उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या रेलिवेंसी है अभी के टाइम में उनके थॉट्स की, इस तरह की कोई क्वेश्चन आए तो महात्मा गांधी वाला टॉपिक आप अलग से उनके बारे में एज अ पर्सनैलिटी तैयार कर लेंगे मेंस के लिए। अगर आप इस साल एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो ऐसे भी महात्मा गांधी के बारे में आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि आप कभी भी बैठे हैं उन पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। इस आर्टिकल की मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहा है आपके लिए, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एज अ टॉपिक आप अलग से महात्मा गांधी को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। इसमें खासकर उनका जो रिलीजियस व्यू पॉइंट है उसको लेकर बातें की गई है, लेकिन महात्मा गांधी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इस एंगल से नहीं आएगा, और भी बातें होंगी तो आप इन्हें डिटेल में देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्नो लियोपर्ड। इकोनॉमी में नहीं, इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्नो लियोपर्ड के बेसिक्स पर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसमें तो बस एक सर्वे हुई है, उसके काउंट के बारे में बताया गया है, फिर भी थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें वो उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। इंडियन स्नो लियोपर्ड्स 10 to 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इंडियन स्नो लियोपर्ड की जो पॉपुलेशन है, अगर वर्ल्ड के टोटल स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में 10 to 15% इंडियन स्नो लियोपर्ड है। इंडियन स्नो लियोपर्ड को IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, जो कि लिस्ट बनाती है कि किस स्पीसीज की स्टेटस क्या है, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट ये सब होता है। तो IUCN में जो है उनके रेड लिस्ट में स्नो लियोपर्ड को वल्नरेबल पाया गया है कि ये खतरे में है। और इन पर थ्रेट्स, इनके पर क्या हैं, कुछ दिए गए हैं थ्रेट्स स्नो लियोपर्ड पे, जैसे फ्री रेंजिंग डॉग्स, खुले जो कुत्ते जो होते हैं जो दौड़ के परेशान करते हैं जानवरों को, ये एक इन पर खतरा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अब जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं वहाँ पे कोई कोई होता है कि वाइल्ड लाइफ चले जाते हैं कोई जानवर, तो दोनों में झड़प हो जाती है अपने आप को बचाने में। पोचिंग, की जो जानवरों को मार कर उनके खाल वगैरह बेच देते हैं, या जो भी जहाँ से पैसे आए उनको बेचकर उनके साथ उनके अंगों को, तो उसको पोचिंग कहा जाता है, आप जानते हैं। तो एक ये स्नो लियोपर्ड पर आप थोड़ा अलग से तैयारी कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, और यहाँ जो बातें दी गई इनका भी ध्यान रखेंगे। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये जो 12 फोर्ट मराठा के जो यूनेस्को लिस्ट में डाले गए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इस पर नहीं आएंगे कि 12 जो है आपके लिए पूछा जाए कि कौन कौन से फोर्ट है ना। इसको लेकर यूपीएससी का जो माइंड है वो कुछ अलग है। वो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मराठा की जो हिस्ट्री रही है उस पर क्वेश्चन जाके पूछेगा। तो मराठास की जो हिस्ट्री है उसे आप थोड़ा सा तैयार कर लें, चूँकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पूरे मराठा के फोर्ट को डाला गया है, तो हो सकता है मराठास पर क्वेश्चन आए, आपके हिस्ट्री में आएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो आप उस एंगल से खासकर शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो बातें हैं उनके उनके ऊपर आप थोड़ा सा तैयारी कर लें। तो आज के द हिंदू में फ्रेंड्स इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा मुझे कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो आप इन्हें देख लें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।